Like object, the definition of object is an identifiable entity with some characteristics and behaviors. तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो थियोरेटिकली जानते हैं उसी का अभी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल रिव्यू देखेंगे इसमें कि कैसे इसको हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। जैसे कल के एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए थे? रेक्टेंगल क्लास लिए थे और उसका 2-3 ऑब्जेक्ट बनाए थे। आप लोगों को याद होगा कि रेक्टेंगल क्लास का 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे। तो हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स था। जैसे एट्रीब्यूट्स के रूप में क्या था? उसका लेंथ था, ब्रेथ था, एरिया था, एंड बिहेवियर्स के रूप में लेंथ एंड ब्रेथ असाइन करना, एरिया कैलकुलेट करना या डिस्प्ले करना, व्हाटएवर एक्शंस। तो हम लोग जानते हैं कि बिहेवियर्स जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ एट्रीब्यूट्स यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और कुछ न कुछ बिहेवियर्स होगा। वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबका अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स होता है। हम कल के एग्जाम्पल में रेक्टेंगल लिए थे तो उसका लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया एट्रीब्यूट्स था। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बुक लेते हैं तो बुक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या क्या बिहेवियर्स होगा, इस सब का लिस्ट हम एग्जाम्पल लेके नीचे यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ देखो, क्लास बुक। अब बुक क्लास में जितने भी बुक हैं हमारे पास सब उसका ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अ बायोलॉजी बुक, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया बुक क्लास का। तो फिर इसका भी अपना कुछ न कुछ एट्रीब्यूट सब होगा। जैसे हर बुक के पास टाइटल होता है, पब्लिकेशन होता है, ऑथर होता है, प्राइस होता है, नंबर ऑफ पेजेज होता है। ये सारा चीज़ क्या हो गया? इसका एट्रीब्यूट्स हो गया। तो एट्रीब्यूट्स किसको बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर? जैसा कि कल के एग्जाम्पल में देखे थे, एट्रीब्यूट्स को प्रोग्राम के अंदर हम लोग कैसे डिक्लेयर किए थे? हर एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या किए थे? हर एट्रीब्यूट के लिए वेरिएबल्स तैयार कर लिए थे क्लास के अंदर, जिसको कि हम डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। एंड फिर उन वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन किए उन वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्टेट। तो क्या क्या टर्म यहाँ पे आया? एट्रीब्यूट, बिहेवियर्स एंड स्टेट। यहाँ पे 2 टर्म एट्रीब्यूट एंड स्टेट यानी ये और ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? एट्रीब्यूट हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास में, और क्लास में हम एट्रीब्यूट डिफाइन किए टाइटल, पब्लिकेशन एंड ऑथर। बट क्लास में हम वैल्यू तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल में हम कोई टाइटल नहीं डाल सकते हैं। वो कब डालेंगे? जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कल का एग्जाम्पल ही ले लो, वो एग्जाम्पल भी ओपन करके रखते हैं। ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड स्टेट, ये जो 4 टर्म्स हैं ये प्रोग्राम में कहाँ पे है? चलिए आते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं कहाँ पे है। ये क्या है? ये पार्ट, ये हो गया क्लास। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट नीचे बना है, देखो यहाँ। ऑब्जेक्ट का नेम R1 दिए हैं, R2 दिए हैं, R3 दिए हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम है।
ऑब्जेक्ट का। 1 मिनट, कौन आया अभी? तो ये सब हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स ये कहाँ है इस क्लास का? बोलिए जल्दी। अभी जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स के बारे में यहाँ नोट्स में बताए हैं कि एट्रीब्यूट्स या फिर इसका ही नाम कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और प्रॉपर्टी भी है। तो ये क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी कहाँ पे है और बिहेवियर्स कहाँ पे है और स्टेट कहाँ पे है, ये तीनों चीज़ देखना है इस प्रोग्राम में। कहाँ पे है बताइए? इस प्रोग्राम में एट्रीब्यूट्स सबसे पहले कहाँ पे है? ये लेंथ, ब्रेथ और एरिया, ये जो 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ डिक्लेयर किए हैं, यही क्लास का एट्रीब्यूट है। क्लास का नेम भी तो एक एट्रीब्यूट। नो, क्लास का नेम तो क्लास का नाम हुआ, उसको क्लास का एट्रीब्यूट थोड़ी कहेंगे। क्लास नेम तो क्लास का नाम हुआ, एट्रीब्यूट हुआ कि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को क्या क्या मिलेगा, वो सब चीज़ एट्रीब्यूट होता है। जैसे हम रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट R1 को L मिलेगा, B मिलेगा और A मिलेगा, 3 वेरिएबल क्रिएट होके मिलेगा, क्योंकि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब एट्रीब्यूट्स इस क्लास में डिफाइंड है, जो कि उसके सारे ऑब्जेक्ट को मिलता है। और यही वो जगह है जहां हम लोग क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, क्लास के कर्ली ब्रैकेट के ठीक नीचे, किसी भी मेथड के अंदर नहीं। क्लियर? तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। जहां भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछो। अब बिहेवियर्स, बिहेवियर्स के बारे में क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि बिहेवियर्स आर द एक्शंस, बिहेवियर्स आर एन एक्शंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन। तो इस क्लास में बिहेवियर्स क्या क्या हुआ? डिस्प्ले, गुड। ये सब जो है इनपुट, यानी जो फंक्शंस बनाए हैं, कैलकुलेट ये जो फंक्शंस बनाए हैं, डिस्प्ले ये जो फंक्शंस बनाए हैं, ये सब क्या हो गया? ये सब इस रेक्टेंगल क्लास का बिहेवियर्स हो गया, क्योंकि इनमें से ईच फंक्शन कुछ ना कुछ बिहेव करता है। इनपुट ले करते हैं तो वैल्यू असाइन होता है, कैलकुलेट करते हैं तो एरिया कैलकुलेट होता है, और डिस्प्ले करते हैं तो स्क्रीन पे आउटपुट आता है। यानी कि जब भी बिहेवियर्स एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ न कुछ बिहेव करेगा, दैट मीन्स कोई ना कोई एक्शन लेगा। इसलिए फंक्शंस को या मेथड को हम लोग बिहेवियर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेन मेथड बिहेवियर होगा या? हाँ होगा। मेन मेथड अगर किसी क्लास का पार्ट है तो वो उस क्लास के लिए बिहेवियर्स ही हुआ, लेकिन मेन एक स्पेशल मेथड ही है, वो अदर मेथड्स का ड्राइवर मेथड्स के नाम से जाना जाता है, उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी है। अब बच गया एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स समझने के बाद स्टेट का प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अब स्टेट इसमें से क्या होता है। जैसे कि डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, द सेट ऑफ वैल्यूज हेल्ड बाय एट्रीब्यूट, इसीलिए दोनों लिंक्ड है। सेट ऑफ वैल्यू हेल्ड बाय एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है दैट इज वो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट होगा। इसीलिए कभी भी स्टेट क्लास का नहीं होता है, क्योंकि क्लास में हम लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। अगेन लुक एट दिस एग्जांपल, हम यहाँ एल, बी और ए बनाए हैं ये क्लास के अंदर, तो ये रेक्टेंगल क्लास का एट्रीब्यूट तो है एल, बी, ए, लेकिन रेक्टेंगल क्लास के लिए ना तो हम लेंथ डाल सकते हैं, ना ब्रेथ डाल सकते हैं, ना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लास का एट्रीब्यूट है। तो क्लास के एट्रीब्यूट क्या होता है? क्लास के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। तो टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है ना, ये तो लॉजिकल स्ट्रक्चर है। जब तक फिजिकली ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक एल, बी और ए नाम का वेरिएबल ही नहीं क्रिएट होगा मेमोरी में। तो इसलिए स्टेट हमेशा ऑब्जेक्ट का होता है, क्लास का नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट का स्टेट होने का मतलब क्या हुआ कि जब हम
रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। यहाँ पे एक ही एग्जांपल लें, जैसे R1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो R1 के लिए L, B और A तीनों वेरिएबल क्रिएट हुआ। फिर R2 के लिए अलग L, B एंड A तीन वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो इन वेरिएबल्स में ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम L, B, A में वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि L, B, A बनता ही नहीं है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। तो अब जो हम R1 में यहाँ से 10 पास करके 10 स्टोर कर रहे हैं या 20 स्टोर कर रहे हैं L और B में, तो यही 10 और 20 R1 के लिए क्या हो गया, R1 का स्टेट हो गया, यानी उसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गया, द सेट ऑफ वैल्यूज हेल्ड बाय एट्रीब्यूट, स्टेट ऑलवेज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन सारी चीज को अलग इस एग्जांपल से भी देखो, वो तो रेक्टेंगल का एग्जांपल हुआ। कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा वो भी होगा, और लेंथ और ब्रेथ में जो वैल्यू असाइन है वो भी होगा। वैल्यूज एरिया का स्टेट नहीं, स्टेट ऑलवेज ऑब्जेक्ट का होता है। तो ऑब्जेक्ट का स्टेट कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू है उससे बनता है ऑब्जेक्ट का स्टेट। अब जैसे इस एग्जांपल को यहाँ भी देखो, एक एग्जांपल तो रेक्टेंगल का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल पड़ा हुआ है जो दिखा रहे हैं बार बार, एक एग्जांपल जो यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स का डिफिनीशन के साथ। जैसे स्टूडेंट्स क्लास के लिए एट्रीब्यूट यहाँ दिखा रहा है, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। और उनमें जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जैसे रोल नंबर 1 पुट किए, नेम में किसी का नाम पुट कर दिए, एड्रेस में एड्रेस उसका डाल दिए, तो वो सब हो गया उसका वैल्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल बुक का जो है, इसमें भी देखो क्लास बुक हुआ, तो एक सर्टेन बुक उसका एक ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे बायोलॉजी बुक। और रेक्टेंगल वाले एग्जांपल में R1, R2, R3 ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं बायोलॉजी बुक का, तो बायोलॉजी बुक के लिए एट्रीब्यूट क्या होगा, एट्रीब्यूट्स वही होगा जो बुक क्लास से उसको मिलेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को उसका एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स उसको अपने क्लास से मिलता है। तो बुक का एट्रीब्यूट्स होता है टाइटल, पब्लिकेशन, ऑथर, प्राइस वगैरह ढेर सारा चीज़। तो उसमें से 3-4 यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, देखो टाइटल, पब्लिकेशन, ऑथर, प्राइस, ये सब हो गया इसका एट्रीब्यूट्स। एंड बायोलॉजी बुक के लिए स्टेट क्या हो गया, अब उस एट्रीब्यूट्स में हम वैल्यू पुट कर दिए, जैसे टाइटल में कंसाइज बायोलॉजी ICSE डालें। तो कोई ज़रूरी है कि अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब फिजिक्स बुक, उसमें भी हम यही टाइटल डालेंगे कंसाइज बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स का टाइटल डालेंगे, उसका टाइटल अलग होगा। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बिलोंग करता है, बदले में दोनों का एट्रीब्यूट सेम रहेगा, लेकिन स्टेट अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का स्टेट अपना अलग अलग रहता है, सिर्फ एट्रीब्यूट कॉमन रहता है जो कि उसके क्लास से उसको मिलता है। पब्लिकेशन में कोई पब्लिकेशन डाल दिए सेलिना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा बुक का सबका पब्लिकेशन सेलिना होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ का हो भी सकता है और कुछ अलग भी हो सकता है। इसी तरह से ऑथर एंड प्राइस, ये सब क्या हो गया, एट्रीब्यूट, और ये उसमें जो वैल्यू डाला हुआ है वो उसका बिहेवियर्स हो गया। बुक के लिए अगर हम बिहेवियर्स की बात करें तो बुक का बिहेवियर क्या होगा, जो एक्शन हम उस पर करेंगे, जैसे बुक का क्या पर्पस है, क्या एक्शन है उसका, यूज्ड फॉर रीडिंग, प्रोवाइड्स नॉलेज वगैरह, तो ये सब क्या हो गया, उसका बिहेवियर्स हो गया। तो इन सिंपल ये काम हम क्लास 9 में भी पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में।
कि सिंपल सोचो कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो लॉजिकल डिज़ाइन है, जो टेम्पलेट है, वो क्लास हो गया जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर उस क्लास के बेस पे जितना भी फिजिकल एग्जिस्टेंस कर रहा है वो सब ऑब्जेक्ट हो गया। एंड हर ऑब्जेक्ट या क्लास का डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रहता है जो कि उसका प्रॉपर्टी डिनोट करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी बुक में क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है। हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, मोबाइल का LCD स्क्रीन क्या है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब उसका एट्रीब्यूट हो गया। और उसके थ्रू करते क्या है, उसका एक्शन क्या है, दैट इज़ द बिहेवियर, उसका बिहेव क्या है, ये हम लोग बिहेवियर्स में आते हैं। तो अभी तक का ये सारा कंसेप्ट 9 के बेस पे ही था। अब इसको लेके आते हैं प्रोग्रामिंग वाले टर्म पे, इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। जब इन ऑब्जेक्ट को हम सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, देन क्या करेंगे, ये कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में कैसे लाएंगे। सिंपल कर रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जिसको कि हम लोग एक एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। एक एंटिटी दैट मीन्स वन यूनिट, तो एक रिकॉर्ड बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे बुक का एक बुक का रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट हुआ, यानी एक एंटिटी हुआ। तो इच एंटिटी के पास एट्रीब्यूट्स रहेगा। तो वो एट्रीब्यूट्स किस तरह से रहेगा प्रोग्राम में, डेटा के रूप में, और वो डेटा टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स में स्टोर रहेगा। जैसा कि हम देखे थे कि अभी जो हम प्रोग्राम बनाए हैं यहाँ पे, उसमें क्या किए हैं, सारे एट्रीब्यूट्स जो हम लॉजिकली सोचे हैं कि रेक्टेंगल क्लास होगा तो उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, उसका कुछ एरिया होगा, और भी कुछ हो सकता है, पेरीमीटर भी हो सकता है। तो वो सब हम यहाँ डिफाइन करेंगे इस जगह, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम क्लास का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एज ए वेरिएबल। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि क्लास के एट्रीब्यूट को हम लोग वेरिएबल्स के रूप में डिफाइन करेंगे। एंड बिहेवियर्स, जो उसका बिहेवियर्स है, यानी उसमें जो जो एक्शंस हैं, वो एक्शंस हम लोग मेथड या फंक्शंस के रूप में डिफाइन करेंगे। जैसे हमको उसमें वैल्यू पुट करना है, उसका कैलकुलेशन करना है, उसको डिस्प्ले करना है, व्हाटएवर, हर चीज़ जो हो गया यहाँ बिहेवियर्स हो गया। तो जो हम लोग लोकल वेरिएबल वो एट्रीब्यूट ऑफ क्लास नहीं होगा ना? नहीं, जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो बस लोकल वेरिएबल हुआ, वो एट्रीब्यूट ऑफ क्लास नहीं हुआ। अब उसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके बता रहा है कि ऊपर वाले इस डायग्राम से साफ क्लियर है कि किसी भी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में जो मेन चीज़ पाया जाता है वो क्या क्या, मेंबर वेरिएबल्स। मेंबर वेरिएबल्स किसको कहते हैं, जो वेरिएबल्स हम लोग एट्रीब्यूट के रूप में डिफाइन करते हैं, वो हो गया मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, उस एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे टाइटल में कंसाइज बायोलॉजी डालें, या फिर उधर रेक्टेंगल वाले एग्जाम्पल को ले लें तो लेंथ में 10 डालें, ब्रेथ में 20 डालें, तो वो सब क्या हो गया, स्टेट, यानी वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल्स। मेंबर वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्लास का मेंबर होता है, इसलिए उसको हम लोग मेंबर वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और उसमें क्या रहता है, मेथड्स, जिसको हम लोग मेंबर मेथड्स के नाम से जानते हैं, दैट इज द बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के पास ये 3 चीज रहता है। क्लियर? इसी बिहेवियर में एक बिहेवियर है आपका, इसी बिहेवियर में एक बिहेवियर है आपका मैसेज पासिंग। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मैसेज ट्रांसमिट करने का, मैसेज पास करने का। तो ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय पासिंग मैसेज। तो ये काम भी तो एक एक्शन हुआ,
क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन पास करना है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, तो ये भी वर्क हम लोग किसके थ्रू करेंगे, मेथड के थ्रू करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्शंस हैं वो सारा मेथड के थ्रू होगा। यहाँ मैसेज का मीनिंग क्या हुआ, अ मैसेज इज अ रिक्वेस्ट टू एन ऑब्जेक्ट। तुम सिंपल एग्जांपल से मैसेज पासिंग को तुम समझ सकते हो, जैसे कि तुमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ क्लास के किसी फंक्शन से यानी स्क्वायर रूट से हम यहाँ से 25 इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो एक प्रकार से मैसेज हमने पास किया मैथ क्लास के पास, और वो हमको बदले में वहाँ से उसका रिस्पॉन्स दिया 5। तो एक क्लास तो वो हुआ जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहाँ से हमने एक मैसेज यानी 25 पास किया आर्गुमेंट्स के रूप में, और वहाँ से हमको क्या किया, उसका रिजल्ट 5 रिटर्न किया। तो कम्युनिकेट किया 2 क्लास आपस में। तो ये सारा काम बिहेवियर्स के थ्रू ही होता है, परफॉर्म एंड एक्शंस और बिहेवियर्स। सिंस बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड, सो वी यूज मेथड फॉर मैसेज पासिंग। ठीक है। सिंपल रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी के एक डिपार्टमेंट को अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, उस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट भेजता है या मैसेज भेजता है, तो बदले में उस डिपार्टमेंट से उसको इन्फॉर्मेशन आता है। मान लो कि कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है। अब सेल डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट सेल करने का ऑर्डर आया, तो पहले वो तो पता करेगा ना कि हमारे पास प्रोडक्शन में इतना सामान है भी या नहीं जो हम सेल करेंगे। तो वो खुद से जाके वहाँ नहीं देखेगा, वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा कि अभी करेंटली स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है हमारे पास, या एक सर्टेन डेट में कितना प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रियल लाइफ में होता है आपस में कम्युनिकेशन, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन किया जा सकता है ऑब्जेक्ट का आपस में, दैट इज नोन एज मैसेज पासिंग। ठीक है। अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? देन क्लास का डिफिनीशन, व्हाट इज क्लास, क्लास इज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, और क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास, क्लास का क्या क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा प्रॉपर्टी देख लो क्लास में। सबसे पहले तो क्लास एज एब्स्ट्रैक्शन फॉर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लासेस को अपने सारे ऑब्जेक्ट्स के सेट के लिए एब्स्ट्रैक्शंस के रूप में जाना जाता है। सबको याद होगा एब्स्ट्रैक्शंस क्या टर्म है, जल्दी से बताओ कोई, एब्स्ट्रैक्शन टर्म क्या है? क्लास एज act of representing only the instance. यस, एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या फॉर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको क्या मालूम रखना पड़ता है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर क्लासेस हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट्स के लिए एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है तो हम क्लास के द्वारा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास ही हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शंस है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अगर हमको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हमको क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास जो है वो क्या है, क्लास इज ए नेम्ड सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एब्स्ट्रैक्शंस। एंड ये चीज़ तो हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस ऑफ यूजर। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि बाइक का एग्जांपल लेते हैं, तो बाइक 2 अलग अलग यूजर के लिए उसका एब्स्ट्रैक्शंस अलग अलग होगा। बाइक जो ड्राइव करता है उसके लिए उसका एब्स्ट्रैक्शंस अलग है, उसको सिर्फ एसेंशियल फीचर के रूप में उसका ड्राइविंग कंपोनेंट्स जानना जरूरी है। लेकिन एक मैकेनिक के लिए फिर वही उसका एब्स्ट्रैक्शन जो है बाइक का वो चेंज हो जाएगा, उसको उसका इंटरनल प्रोसेस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी चैन एडजस्टमेंट कैसे करें, या फिर जो उसमें टेक्निकल कहीं पर फॉल्ट आ जाता है तो उसको दूर कैसे करें, तो वो सारा नॉलेज भी उसको चाहिए।
तो एब्स्ट्रैक्शन जो है हमेशा किस पर्पस से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्लास का कि क्लास एज द ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ये तो क्लियर टर्म है कि फैक्ट्री वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ऑलवेज प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन क्लास के थ्रू होता है, तो इसलिए क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस, क्यों कहते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइम, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और प्रॉपर्टी है क्लास का, क्लास एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। डेटा टाइप के बारे में हम लोग पढ़े थे वैल्यूज एंड डेटा टाइप क्लास 9 के सिलेबस में, कि डेटा टाइप दो प्रकार का होता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है क्लास भी, क्लास, एरे, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो क्लास जो है वो तो हम लोग भी बना सकते हैं, तो यानी हम लोग भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो चूंकि ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप हुआ, तो इसलिए क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हम लोग लिखते हैं इंट मार्क्स, तो इंट यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हेयर इंट इज अ डेटा टाइप एंड मार्क्स इज अ वेरिएबल। प्रिमिटिव डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब अगर वहीं पर हम लिखें यहाँ पे स्कूल NPCS, तो इसी पैटर्न पर लग रहा है कि NPCS एक वेरिएबल होगा और स्कूल डेटा टाइप होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, स्कूल एक क्लास का नाम है, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, और ये NPCS उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल बना, रेफरेंस डेटा टाइप, इसी को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। तो जब हम लोग क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो नॉन प्रिमिटिव होता है। पिछले एग्जांपल में यहाँ पर जो हम लोग ये जो बनाए हैं रेक्टेंगल क्लास वाला एग्जांपल में, रेक्टेंगल R1, तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं R1 नाम से, जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ये रेफरेंस डेटा टाइप है। ये नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा इधर न्यू कमांड के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा R1। तो R1 का डेटा टाइप क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल है क्या, देखो ये हमारे क्लास का नाम है, तो ये तो हम लोगों ने बनाया, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हुआ। तो क्लास को एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी इसीलिए बोलते हैं। द क्लास may now be considered as user defined data type and object as a variable of that data type। क्लास को कंपोजिट डेटा टाइप भी कहते हैं। अब ये कंपोजिट डेटा टाइप क्या होता है, क्यों कहते हैं कंपोजिट डेटा टाइप, तो कंपोजिट डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप हुआ जो बेसिक डेटा टाइप के कंपोजिशन से बनता है। ये सब नाम से भी क्लियर है। तो कंपोजिट डेटा टाइप ऑलवेज बेसिक डेटा टाइप के कंपोजिशन से बनता है। तो बेसिक डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ जो है इन सबको मिला के हम लोग एक नया डेटा टाइप बना देते हैं, तो वो बन गया कंपोजिट डेटा टाइप। अब जैसे ऊपर जो हम लोग अगर बुक क्लास है, और बुक क्लास के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर बनाएं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो ये जो सारा वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, टाइटल, पब्लिकेशन, ऑथर और प्राइस, ये सब चीज़ उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो क्या सबका डेटा टाइप एक जैसा ही देंगे, सब अलग अलग हो सकता है। जैसे टाइटल वगैरह स्ट्रिंग में रहेगा, प्राइस जो है वो इंटीजर में रहेगा। तो हम जो डेटा टाइप क्रिएट करेंगे क्लास, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप को मिला के क्लास बनता है, तो वो क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप। अ क्लास इज कंपोज्ड ऑफ डेटा मेंबर्स which are of different data type, so a class can be viewed as a composite data type। ठीक है, नाम से सिर्फ नाम याद रखोगे ना तो भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। कंपोजिट डेटा टाइप जो कि कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप,
बना हुआ है, तो क्लास भी ऐसा ही है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, ये तो इस चैप्टर का ही नाम है कि क्लास एज ए बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, क्लास को सारे कंप्यूटेशन का बेसिस क्यों माना गया है, और ये हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कल। तो बताइए तो किसको याद है क्लास को क्यों बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन कहा जाता है? कोई एक दो रीजन इसके लिए? एनीवन? क्यों क्लास को? कुछ भी फंक्शन या कुछ भी करना होता है तो पहले क्लास में लिखना होता है। मतलब जावा के में अगर कुछ लिखना होता है तो उसको क्लास डिक्लेयर करके फिर उसको लिखना होता है। यस, कंपाइल करना पड़ता है होल क्लास को। ठीक है। तो कम से कम दो चीज़ याद रखो कि बेसिस, क्लास को बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बिना क्लास का बन सकता है क्या? नहीं। तो क्लास कंपलसरी हो गया, बेस हो गया क्लास। सेकंड, तुम देखो कि इन प्रैक्टिकल जब तुम प्रोग्राम बनाते हो तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हो जिसमें क्लास बनाया ही नहीं हो? हमेशा जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एक पब्लिक क्लास और क्लास नेम तो लिखना ही पड़ता है, क्योंकि क्लास के अंदर ही प्रोग्राम बनाते हैं पूरा। तो जितना भी कंप्यूटेशन है वो सारा का सारा क्लास के अंदर ही होता है, ठीक है ना? एनीथिंग दैट हैज़ टू एग्जिस्ट, देखो इस लाइन को, एनीथिंग दैट हैज़ टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम हैज़ टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ए क्लास। अगर हम जावा प्रोग्राम का एक पार्ट किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं तो उसको क्लास का ही पार्ट बन के रहना पड़ेगा, क्लास के बाहर जावा में कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया है बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। तो ये सारा क्लास का प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी उस प्रैक्टिकल के रेफरेंस से तुम लोग समझे। लेकिन अब जो आगे का पॉइंट बच रहा है वो कल के लिए, दैट इज़ ये कि अब उस प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे। कल तो हम प्रैक्टिकली बना के दिखा दिए थे, अब यहाँ पर उसमें इस्तेमाल होने वाला सारा टॉपिक यहाँ से है। इस चीज़ को हम लोग फिर कल देखेंगे, ठीक है? ओके।